हेलो स्टूडेंट्स, आपके 11th क्लास की बीएस का आज का नया टॉपिक है जो कि है पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में साझेदारी। तो इस टॉपिक में हम पार्टनरशिप के बारे में या साझेदारी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप और साझेदारी होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब या साझेदारी का मतलब। According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, the term partnership is defined as the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. तो अगर हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो उसमें एक सेक्शन है 4, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफ़ाइन किया गया है, साझेदारी को डिफ़ाइन किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का मतलब या साझेदारी का मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस को साथ में करने के लिए तैयार होते हैं और उस बिज़नेस में, उस व्यवसाय में जो भी लाभ या प्रॉफिट आता है उसको आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी को हम पार्टनरशिप या साझेदारी बोलते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति साथ में मिलके बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, जो भी लाभ होता है वो आपस में बांट लेते हैं, तो उसी को हम पार्टनरशिप या साझेदारी बोलते हैं। ये बिज़नेस जो है या तो सभी पार्टनर्स साथ में मिलके चला सकते हैं या एक ही पार्टनर सबके बिहाफ में बिजनेस को चला सकता है। मतलब अगर एक फर्म में, एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, 4 साझेदार हैं, तो हो सकता है चारों साझेदार या चारों पार्टनर्स मिलके व्यवसाय या बिजनेस को चलाएं और प्रॉफिट कमाएं। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि चारों में से सिर्फ एक ही पार्टनर जो है, एक ही साझेदार जो है, वो बिजनेस को चलाए दूसरों के बिहाफ में, दूसरों की तरफ से। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिल के काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं, उसी को हम साझेदारी या पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिल के काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस चला सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, या एक ही पार्टनर सबके बिहाफ में बिजनेस चला सकता है और प्रॉफिट बिजनेस के लिए निकाल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो परिभाषा पढ़ी थी, उससे हमें कुछ चीज़ क्लियर होती है, और वो है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है साझेदारी की या पार्टनरशिप की, उसके अंदर हमें ये चीज़ क्लियर हुआ है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं? बिजनेस चला सकते हैं और बिजनेस में जो भी मुनाफा आएगा, जो भी लाभ आएगा, वो हम आपस में मिलके बांट लेंगे, या तो इक्वली मतलब एक जैसा, या जिस अकॉर्डिंग हम पूंजी या कैपिटल ला रहे हैं उस अकॉर्डिंग, या जैसे भी हमने आगे लिखा हुआ है डीड में उस अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि उस दोनों पार्टनर्स के बीच में, या दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स जो है, साझेदार जो है, उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए या एग्रीमेंट होना चाहिए। जितना भी बिजनेस है वो या तो एक ही पार्टनर मिलके उस बिज़नेस को चला सकता है या पूरे पार्टनर्स बिजनेस को मिलके चला सकते हैं। तो डेफिनेशन से दो चीज़ क्लियर है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए या समझौता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, या पार्टनर्स जो है सभी मिलके बिजनेस को चला सकते हैं, व्यवसाय को चला सकते हैं, या एक ही पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को चला सकता है। अब मैंने बात करी थी एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो ओरल हो सकता है मतलब मौखिक, और या वो रिटन हो सकता है मतलब लिखित। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनरशिप जब फॉर्म होती है तो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई सा भी एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटन। जैसे कि अब हमने पार्टनर्स बहुत बार शब्द यूज़ किया है, तो पार्टनर्स होते कौन हैं? मतलब क्या है पार्टनर का?
तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनर या साझेदार का मतलब, द पर्सन हु एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर हुआ है और एक साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हुआ है, तो वो व्यक्ति या वो पर्सन पार्टनर्स कहलाता है। एक ऐसा पर्सन जो पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुआ है और वो पर्सन साथ में मिलके, दूसरों के साथ मिलके व्यवसाय को चलाने के लिए तैयार हो गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार हो गया है, बांटने के लिए तैयार हो गया है, तो वो पर्सन पार्टनर कहलाता है। और जिस नाम से वो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं। एंड द नेम विथ विच दे डू बिजनेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। मतलब जो हम पार्टनरशिप का जो बिजनेस करते हैं उसे बेसिकली हम फर्म बोलते हैं। तो जिस नाम से वो अपना बिजनेस चलाएंगे उसे हम फर्म बोलेंगे। तो पार्टनर का मतलब कौन? एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनरशिप में या साझेदारी में एंटर हुआ है, लोगों के साथ मिलके व्यवसाय करने के लिए तैयार हो गया है और प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार हो गया है, शेयर करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। और जिस नाम से वो अपना बिजनेस चलाएंगे उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो उसी बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पार्टनर आपको अब शायद हो सकता है क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो कि है नीड्स फॉर पार्टनरशिप। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्टनरशिप होता क्या है, कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो है जब मिलके काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए सोचते हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए सोचते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। कि जब वो अपना बिजनेस करेंगे तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। लेकिन पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों हो जाती है? क्या ज़रूरत है? एक ही व्यक्ति तो पार्टनरशिप कर सकता है, एक ही व्यक्ति तो अपना बिजनेस चला सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत हो जाती है कि हमें दो व्यक्ति को या दो से ज़्यादा व्यक्ति को मिलके हमारा बिजनेस चलाने के लिए रेडी करना होता है, या हम साथ में मिलके काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं? तो उसी के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या होती है। सबसे पहले, ही और शी डज नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज़ फॉर डूइंग सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब हो सकता है कि अगर मैं इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आप खुद को इमेजिन करिए कि आप बिजनेस चलाते हैं। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आप अकेले ही काम कर रहे थे, मतलब सोल प्रोप्राइटर, अकेले काम करने वाला इंसान जो अकेला ही बिजनेस चलाता है, अपना अकेला ही प्रॉफिट कमाता है, अकेला ही कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस में, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप खुद ही क्या है, बिजनेस चला रहे हो। लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हो, और उसी रीज़न की वजह से आपको बहुत सारे लोग चाहिए जो आपके साथ मिलके काम कर सके पार्टनर्स के रूप में, या आप चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे साथ मिलके काम करें और हम एक पार्टनरशिप में काम करें। तो क्या ज़रूरत हो सकती है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखेंगे, आप अपने आप को रख के देखेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहला है, ही और शी डज नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज़ फॉर डूइंग सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब हो सकता है जो पहले सिंगल अपना खुद का बिजनेस चला रहा था या चला रही थी, उसके पास सब पूरी क्वालिटी नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए जो जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, वो उस पर्सन के पास नहीं हो। तो हो सकता है उस टाइम पे उसे एक ऐसी पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जिसके पास क्वालिटीज़ हो बिजनेस चलाने की, और वो साथ में मिलके अगर काम करे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहला रीज़न है पार्टनरशिप बनने का, वो ये है कि अगर आपके पास क्वालिटीज़ नहीं हैं सक्सेसफुल बिजनेस चलाने की, तो आप दूसरे पर्सन को एज अ पार्टनर एंटर कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि उसकी क्वालिटीज़ यूज़ हो सके बिजनेस के अंदर और हमारा बिजनेस फल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। दूसरा है, ही और शी may have required capital but lack business capability and ability। मतलब है कि हो सकता है कि जो सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चला रहा था उसके पास कैपिटल हो, पूंजी हो, पैसा हो, लेकिन उसको बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी अब उसके पास नहीं है। मतलब जो बिजनेस जैसे चलना चाहिए
जिस एबिलिटी से वो बिज़नेस चला सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है चलाने की, वो कैपेबल नहीं है बिज़नेस चलाने का। तो इसलिए जो एबल है, जिसके पास एबिलिटी है, स्किल्स है, जो कैपेबल है बिज़नेस चलाने के लिए, जो बिज़नेस को आगे ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो उस टाइम पे हम ऐसे पार्टनर की खोज करते हैं जिनके पास ये सब स्किल्स, एबिलिटी और कैपेबिलिटी हो, ताकि वो हमारे बिज़नेस को आगे ले जा सके और हम दोनों मिलके या ज़्यादा लोग मिलके प्रॉफिट कमा सके। तो सेकेंड रीज़न में यही है कि हो सकता है जो सिंगल पर्सन है उसके पास कैपिटल है, पूंजी है, पैसा है, लेकिन बिजनेस करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, तो जिसके वजह से उसको नए पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। थर्ड कंडीशन है, क्या थर्ड नीड है, ही और शी में हैव द क्वालिफिकेशन बट में लैक सफिशिएंट कैपिटल। मतलब अब अगर हम सोचें, सिंगल वाला जो पर्सन है जो अपना बिजनेस चला रहा है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, नॉलेज है, स्किल्स है, सब कुछ है, उसको पता है बिजनेस कैसे चलाना है, प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट कैपिटल नहीं है। क्योंकि एक अच्छा बिजनेस खड़े करने के लिए हमें पूंजी चाहिए रहती है, कैपिटल चाहिए रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे पास स्किल्स है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो उस टाइम पे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए भी एक पार्टनर की ज़रूरत होती है या ज़्यादा पार्टनर्स की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, फर्म में पूंजी लगा सके, जिसके वजह से हमारा कैपिटल जो है ज़्यादा हो सकता है और बिज़नेस की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ नीड्स हैं जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। या नहीं तो सिंगल व्यक्ति तो अपना बिज़नेस चला ही सकता है, लेकिन कभी कभी सिंगल व्यक्ति के पास कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जिसके वजह से वो अलग पार्टनर्स को एंटर करता है बिज़नेस के अंदर और अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हु मे बी अ पार्टनर इन द फर्म। कौन पार्टनर बन सकता है बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं और तीनों कंडीशंस जो है वो फॉलो होना ज़रूरी है एक पार्टनर के लिए। सबसे पहले है, द पर्सन शुड बी एन अडल्ट। अडल्ट का मतलब है कि वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। जो पार्टनर बन रहा है बिजनेस के अंदर, जो साझेदार बन रहा है व्यवसाय के अंदर, वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। अगर 18 साल से कम का एक इंसान है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता बिजनेस के अंदर। सेकेंड कंडीशन है, पर्सन शुड बी मेंटली साउंडेड। मेंटली साउंडेड मतलब जो भी पार्टनर बन रहा है बिजनेस के अंदर वो मेंटली साउंडेड हो, मतलब उसकी दिमागी हालत कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए। मतलब वो उसका जो मेंटल स्टेटस है, जो दिमागी हालत है, वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर वो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, मेंटल स्टेटस सही नहीं है, तो उस टाइम पे वो पार्टनर नहीं बन सकता। ही और शी में not have been declared incapable for agreement or contract by the court or law। ऐसे पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते जिसको कोर्ट ने इनकेपेबल डिक्लेयर कर दिया है। तो हमेशा अगर हमें एक साझेदार को हमारे फर्म में जोड़ना है या उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उस टाइम पे हमें ये 3 कंडीशंस फॉलो करनी होगी, तभी वो पार्टनर हमारे फर्म में बन सकता है। सबसे पहला है कि वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए, मेंटली साउंडेड होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनकेपेबल डिक्लेयर नहीं किया गया हो कोर्ट से या कानून के द्वारा। तो ये तीनों कंडीशन जब आपकी फॉलो होगी तभी एक पर्सन पार्टनर बन सकता है फर्म के अंदर। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है या एक भी कंडीशन जो साझेदार है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो साझेदार नहीं बन सकता उस व्यवसाय का। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन जो है, एक इंसान जो है वो 18 साल का है, तो ठीक है 18 साल का तो है, वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो वो पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उसका दिमागी हालत, दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, तभी वो एक साझेदार बन सकता है। तो तीनों कंडीशन जब फॉलो होगी तभी वो पार्टनर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म का।
नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो साझेदारी समझौता जो होता है वो पार्टनरशिप डीड भी कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, एक ओरल और एक रिटन, मौखिक और लिखित। ज़रूरी नहीं है कि जब हम एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा रिटन हो, लेकिन रिटन एग्रीमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप रिटन एग्रीमेंट बनाते हो, एक लिखित एग्रीमेंट समझौता बनाते हो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम आसानी तौर पे कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच लेज डाउन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप डीड क्या है? सबसे पहले एक रिटन एग्रीमेंट है, लिखित समझौता है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, साझेदार के बीच में। और ये लिखित एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ लिखी होती है? लेज डाउन मतलब लिखा हुआ। इसमें क्या क्या लिखा होता है? पार्टनर की म्यूचुअल राइट्स, उनकी क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ निभानी होगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पार्टनर की, वो सब हम एक पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है। ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? साझेदारों के बीच में होता है। इस लिखित एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? पार्टनर की राइट्स, कि उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको क्या क्या चीज़ें निभानी है व्यवसाय में, फर्म में, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब उसके अंदर लिखी रहेगी। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। और कौन सा एग्रीमेंट होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को बहुत सारे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बना हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा मदद करता है पार्टनर्स को अपनी ड्यूटीज़ को समझने में, अपनी राइट्स को समझने में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने में। और बहुत सारी चीज़ें और भी है जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप डीड, अगर रिटन हो, रिटन एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच में, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत मदद करती है, ताकि हम आगे जाके उसको ही यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि ओरल हो या रिटन, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ओरल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्यों ज़रूरी हो सकता है पार्टनरशिप डीड एक बिजनेस के लिए? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि रिटन होना चाहिए, कभी ज़रूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा लिखित समझौता हो। मौखिक समझौता भी हो सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत हो सकती है कि हमेशा लिखित हो, वो हमें अभी इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहला है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन फ्यूचर। अगर जो पार्टनर्स हैं, जो साझेदार हैं, उनके बीच में अगर झगड़े हो जाते हैं आगे जाके किसी चीज़ की वजह से, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होता, तो हम उस रिटन एग्रीमेंट में जो जो चीज़ें लिखी है उसी अकॉर्डिंग हम उस झगड़े को सुलझाने में सहायक रहते। उस एग्रीमेंट को यूज़ करके हम आगे के जो झगड़े हो रहे हैं उसको सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहला कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट मतलब झगड़े, तो झगड़े को सुलझाने के लिए डीड होना ज़रूरी है। और डीड कौन सा? रिटर्न डीड होना ज़रूरी है। सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ दिस एनी कन्फ्लिक्ट इन द बिजनेस कैन बी इजीली सॉल्व। इसकी मदद से, पार्टनरशिप डीड की मदद से, जो कि एक रिटर्न एग्रीमेंट है, उसकी मदद से कन्फ्लिक्ट्स का मतलब भी एक तरीके से झगड़े ही होता है। तो जो भी झगड़े होते हैं बिजनेस में वो ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के वजह से हमारी जो वर्किंग होती है या मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छी तरीके से चल सकता है। क्यों? क्योंकि उस डीड में एक पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ लिखी होती है। तो इसी की वजह से हर एक पार्टनर को पता होता है कि उसे क्या करना है, उसकी क्या क्या राइट्स है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी वर्किंग करता है, अपना काम करता है। और उसी के वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या हो सकता है, अच्छी तरीके से स्मूथली चल सकता है। पार्टनरशिप डीड के वजह से जो राइट्स है और ड्यूटीज़ जो है पार्टनर्स को पहले से ही मालूम पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनको ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना है आगे बिजनेस में, वो क्या क्या रोल निभा सकते हैं।
तो इसी के वजह से वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीड जो है वो ओरल और रिटन हो सकती है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट होगी तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत मददगार रहेगी, बहुत सहायक रहेगी।